अभी इस समय यूरोप में एक डिबेट बहुत जोरों शोरों से चल रही है। कई यूरोपियन थिंक टैंक्स के अकॉर्डिंग अमेरिका पिछले 100 सालों से यूरोप को प्रॉक्सी के तौर पर यूज करके एशिया और मिडिल ईस्ट में अपना मतलब पूरा कर रहा है और इसका नुकसान यूरोप को उठाना ही पड़ता है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर्स हो या वॉर ऑन टेरर हो या फिर हाल ही में हो रहा रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर का सबसे ज्यादा नुकसान जिस जगह को पहुंचा है वो है यूरोप। असल में रशिया सिर्फ यूक्रेन से ही लड़ाई नहीं कर रहा, वो लड़ रहा है वेस्टर्न पावर से। फेब 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तब इन वेस्टर्न कंट्रीज ने ये फैसला किया कि वो यूक्रेन के पीछे रहकर वॉर लड़ेंगे, क्योंकि रशिया एक न्यूक्लियर सुपर पावर है और उससे डायरेक्ट लड़ना काफी महंगा पड़ सकता है। इसीलिए इन वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार सप्लाई करने शुरू कर दिए और दूसरी तरफ रशिया पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। नाटो कंट्रीज सोचते थे कि सैंक्शंस लगाकर वो रशिया को इतना मजबूर कर देंगे कि रशिया खुद ही ये वॉर रोक देगा, पर शायद वो लोग भूल रहे थे कि रशिया के पास एक ऐसा वेपन है जिससे वो पूरे यूरोप और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी को बर्बाद कर सकता है, और वो वेपन है रशिया के पास गैस रिजर्व्स जो पूरे यूरोप को सप्लाई होती है। यूरोप की 25% एनर्जी रिक्वायरमेंट इसी रशियन गैस से पूरी होती है। यूरोप आने वाली टोटल गैस में से 50% अकेला रशिया सप्लाई करता है। यूरोप में रशिया के गैस एंड क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा बायर जर्मनी है। जब यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर सैंक्शंस लगाने शुरू किया तो जर्मनी ने भी रशिया से गैस और ऑयल के अलावा सारे ट्रेड बंद कर दिए, और उसकी वजह यह थी कि जर्मनी की 55% गैस और 35% ऑयल इंपोर्ट रशिया से ही हो रही थी। जर्मनी को ये पता था कि अगर उसने गैस एंड ऑयल का ट्रेड रशिया के साथ बंद कर दिया तो उसकी इकोनॉमी कुछ ही महीनों में कोलैप्स हो जाएगी। असल में जितनी एड्स जर्मनी यूक्रेन को रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए दे रहा है उससे कई गुना ज्यादा कीमत का रशिया से ऑयल एंड गैस इंपोर्ट कर रहा है। ये कीमत लगभग 220 मिलियन यूरो पर डे है। तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि जर्मनी रशिया को यूक्रेन के खिलाफ वॉर में हेल्प कर रहा है। लेकिन जर्मनी इतना ज्यादा रशिया पर डिपेंडेंट ही क्यों है? चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो में। मैं प्रतिभा पारिक और आप देख रहे हैं रियल जियोपॉलिटिक्स। असल में जर्मनी के पास अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए उसके अपने ही देश में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। ना तो जर्मनी में इतनी ज्यादा सनलाइट आती है कि सोलर एनर्जी बनाई जा सके, और ना ही इतना एयर फ्लो है कि वहाँ विंड पावर प्लांट लगाकर एनर्जी नीड्स को पूरा किया जा सके। जर्मनी के पास सिर्फ एक ही रिसोर्स है और वो है कोयला। जर्मनी के पास वर्ल्ड के 7वें सबसे बड़े कोयले के भंडार हैं। तभी आज की डेट में जर्मनी की 30% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से ही बनाई जाती है। इसी कोयले की वजह से जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने देश को डेवलप किया और जर्मनी का इंडस्ट्रियलाइजेशन में सफर शुरू हुआ। 1950s में जर्मनी एक बहुत ही जबरदस्त इकोनॉमी रिकवरी एक्सपीरियंस से गुजर रहा था। इन्हीं दिनों पूरी दुनिया एक बहुत बड़े फूड क्राइसिस से भी गुजर रही थी। असल में दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही थी और एक ही जमीन पर एक ही फसल बार बार उगाने की वजह से जमीन बंजर बनती जा रही थी। तब जाकर साइंस को इंटरवेंशन करना पड़ा। उस टाइम पे ये प्रिडिक्शन की जा रही थी कि अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं लाया गया तो अगले 30 सालों में ही आधी से ज्यादा दुनिया भूख से मर जाएगी। तब इस क्राइसिस से निपटने के लिए जर्मन साइंटिस्ट फ्रिट्ज हार्बर ने अमोनिया डिस्कवर किया, एक ऐसा कंपाउंड जिसके द्वारा फर्टिलाइजर बनाया जा सकता है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके। इसी फर्टिलाइजर के द्वारा उसी पुरानी बंजर जमीन पर किसानों ने पहले की मात्रा से 4 गुना ज्यादा अनाज उगाना शुरू कर दिया। इससे जर्मनी उस समय का सबसे ज्यादा अमोनिया बनाने वाला कंट्री बन गया, और अमोनिया से फर्टिलाइजर बनाने के लिए नेचुरल गैस की जरूरत होती है। इसी तरह जर्मनी की स्टील इंडस्ट्री भी पूरी दुनिया पे छाई हुई थी। लेकिन इन दोनों चीजों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जर्मनी को ह्यूज मात्रा में एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत थी, और उसी समय 1953 में सोवियत के साइबेरिया में नेचुरल गैस के बहुत बड़े रिजर्व डिस्कवर हुए। सोवियत गवर्नमेंट ने अपने शहरों में ये गैस पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछानी शुरू कर दी, और ये काम तो कुछ सालों में ही कंप्लीट हो गया। मगर सोवियत यूनियन से बाहर के देशों में भी इस गैस की बहुत डिमांड थी। सोवियत की इस गैस का सबसे बड़ा कस्टमर था यूरोप। पर प्रॉब्लम ये थी कि इस गैस को यूरोप में पहुंचाने के लिए बिछाने वाली पाइपलाइन के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। 1969 में वेस्ट जर्मनी और सोवियत यूनियन ने एक एनर्जी डील साइन की, जिसके अकॉर्डिंग सोवियत यूनियन वेस्ट जर्मनी को नेचुरल गैस देगा
और बदले में वेस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन को ये पाइपलाइन बिछाने के लिए हाई क्वालिटी स्टील प्रोवाइड कराएगा। ये डील 20 साल के लिए थी। इस डील की इम्पोर्टेंस समझने के लिए ये समझना भी जरूरी है कि नेचुरल गैस बाकी एनर्जी सोर्सेज से इतनी डिफरेंट क्यों है। एक्चुअली नेचुरल गैस, कोयला और ऑयल दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी सोर्सेज हैं, जिनसे सारी दुनिया की इंडस्ट्रीज इस वक्त चल रही है। कोयले और ऑयल को दुनिया में कहीं भी सी रूट के द्वारा भेजा जा सकता है। वैसे नेचुरल गैस को पाइपलाइन के बगैर कहीं भी दूसरी जगह भेजना बहुत मुश्किल है और इन पाइपलाइन को बनाना बहुत महंगा, समय लेने वाला और बहुत ही मुश्किल काम है। हेंस गैस के प्रोजेक्ट में 10 से 20 साल लगते ही हैं। तो 1980s तक सोवियत यूनियन ने यूरोप तक ये पाइपलाइंस बिछा दी। फिर 1990s तक सोवियत यूनियन अपनी 40% गैस सप्लाई जर्मनी को करने लगा। उसके बाद 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और अब रशिया की ये मेन पाइपलाइन यूक्रेन से पास होने लगी। यूक्रेन का पाइपलाइन के रास्ते में आना रशिया को रास नहीं आया, तो उसने नई पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दी। 1991 में रशिया ने एक और पाइपलाइन बिछाई जो बेलारूस से पोलैंड होते हुए जर्मनी तक जाती थी। इसके बाद जर्मनी और रशिया ने मिलकर एक और पाइपलाइन बनानी शुरू की जो बाल्टिक सी से होते हुए डायरेक्ट जर्मनी को जाती थी। इसी पाइपलाइन को द नॉर्ड स्ट्रीम कहते हैं और ये वही पाइपलाइन थी जिसके बाद जर्मनी पूरी तरह हेवीली रशिया पर डिपेंड हो गया था। अब ये बात क्लियर हो चुकी थी कि रशिया इस गैस के थ्रू पूरे यूरोप को कंट्रोल कर रहा था। फिर जब 2014 में रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेन पर हमला करके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया तो पूरे यूरोप में रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए और कई कंट्रीज ने इसके बाद गैस और ऑयल के लिए रशिया पर डिपेंडेंस को हटाने के लिए रशिया का अल्टरनेटिव देखना शुरू कर दिया। मगर जर्मनी फिर भी रशिया से गैस लेता रहा, बल्कि उसने रशिया से और भी ज्यादा गैस खरीदनी शुरू कर दी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फिर फाइनली सितंबर 2022 में रशिया ने जर्मनी और यूरोप को गैस पहुंचाने वाली सारी पाइपलाइंस बंद कर दी और नतीजन जर्मनी में भूचाल आ गया। गैस शॉर्टेज की वजह से जर्मनी में एनर्जी प्राइसेस एकदम से जंप कर गए। जब एनर्जी की प्राइस ऊपर जाती है तो हर चीज की रेट बढ़ने लगती है। जर्मनी में इस वक्त इन्फ्लेशन पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी डिमांड ये है कि जर्मनी को रशिया यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि इस वॉर की सबसे बड़ी कीमत पूरे यूरोप में सिर्फ जर्मनी को ही भरनी पड़ रही है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या जर्मनी के पास रशिया का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है? अगर हम बात करें जर्मनी के कोल रिजर्व्स की, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि कोल सारे फॉसिल फ्यूल्स में सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाला एनर्जी सोर्स है और इसलिए 2019 में पूरी दुनिया के दबाव में जर्मनी ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया कि वो अगले 10 सालों में यानी 2029 तक अपने सारे कोल प्लांट्स बंद कर देगा और इस तरह वो एक रिसोर्स जिससे जर्मनी मालामाल है वो भी उसके किसी काम नहीं आएगा। और इसी तरह हम जर्मनी से बाहर इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें तो यूरोप के सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व्स नीदरलैंड में है, लेकिन ये रिजर्व्स भी साल 2023 के अंत तक बंद होने जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि गैस की लगातार ड्रिलिंग की वजह से इस गैस फील्ड में टॉप सॉइल लगातार श्रिंक होती जा रही है और नतीजन इस पूरे एरिया में लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक आने शुरू हो गए हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इसी इशू को ध्यान में रखते हुए वहां की गवर्नमेंट ने 2014 में ये डिसीजन लिया कि 2023 तक इस गैस फील्ड से गैस निकालना पूरी तरह से बंद कर देगी। इस तरह यूरोप के सबसे बड़े गैस रिजर्व भी कुछ साल बाद किसी के कुछ काम नहीं आएंगे। इसी तरह अल्जीरिया एंड लीबिया से भी यूरोप में नेचुरल गैस आती है, मगर वो सिर्फ इटली एंड स्पेन की गैस डिमांड को पूरा कर पाती है। आखिरी ऑप्शन जो जर्मनी के पास बचता है वो है LNG, जिसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी कहा जाता है। LNG एक ऐसी गैस है जिसे ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में टैंकर्स में भरकर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ले जाया जा सकता है, लेकिन इससे भी एक प्रॉब्लम है कि इसके लिए स्पेशल टर्मिनल लगाने पड़ते हैं और वो बहुत महंगे होते हैं। तो इस ऑप्शन से भी अगर जर्मनी कतर से गैस मंगवाता है तो एक तो वो बहुत महंगी पड़ जाएगी और दूसरा इन टर्मिनल्स को बनाने के लिए जर्मनी को 5 से 8 साल का समय लग जाएगा। इसी वजह से शॉर्ट टर्म में जर्मनी के पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है और वो पूरी तरह फंस चुका है। अब दूसरी तरफ रशिया को देखें तो इस पाइपलाइंस को बंद करने का उसे भी बहुत नुकसान हुआ है। बिलियंस ऑफ यूरो एंड डॉलर्स जो यूरोप एंड खासकर जर्मनी से आ रहे थे वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं
और अब रशिया के पास यूरोप का अल्टरनेटिव एशिया में इंडिया एंड चाइना है और दोनों कंट्रीज उससे यूरोप वाली प्राइस से हाफ प्राइस में गैस की डील कर रहे हैं और इन दोनों कंट्रीज तक पाइपलाइन बिछाने में भी समय लगने वाला है। अमेरिका इन सब सिनारियों में हमेशा सेफ रहता है और इवन इकोनॉमिक वॉर की सूरत में भी अमेरिका के पास खुद के नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व्स हैं और इसी वजह से वो खुद तो सुकून में होता है और दूसरी तरफ यूरोप को उसके डिसीजंस का बोझ उठाना पड़ता है। आखिर में अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर के लेटेस्ट सिचुएशन की बात करें तो फिलहाल रशिया अपना प्लान 100% एग्जीक्यूट नहीं कर सका है और उसे कई फ्रंट्स पर फेलियर का सामना भी करना पड़ा है और यही चीज हम सब के लिए एक डेंजरस बात साबित होगी क्योंकि पुतिन किसी भी सूरत में यूक्रेन से हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वॉर में हार की सूरत में पुतिन को प्रेसिडेंट की कुर्सी भी खोनी पड़ सकती है, तो पता नहीं फ्यूचर में रशिया कोई एक्सट्रीम स्टेप भी उठा ले। इस वॉर के नतीजे ही फैसला करेंगे कि वर्ल्ड पावर अब किस ब्लॉक के पास जा रही है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।